यार कॉर्पोरेट फाइनेंस की दुनिया में ना, जब भी किसी बड़े टर्न अराउंड या इन्फ्लेक्शन पॉइंट की बात होती है तो दिमाग में तुरंत क्या आता है? बड़े नंबर्स, राइट? एग्जैक्टली हजारों करोड़ के मुनाफे, डबल डिजिट मार्जिन्स, मतलब बैलेंस शीट पर ना बस बड़े बड़े नंबर्स की तलाश होती है। बिल्कुल। लेकिन कभी कभी जो सबसे बड़ी और सबसे इम्पैक्टफुल कहानी होती है ना, वो एक बहुत ही छोटे से नंबर के पीछे छुपी होती है। और आज के हमारे इस सोर्स मटेरियल के डीप डाइव में वो मैजिक नंबर है सिर्फ 30 लाख रुपए। हाँ, सिर्फ 30 लाख। मतलब 30 लाख रुपए सुनने में किसी टेक स्टार्टअप की सीड फंडिंग से भी कम लगता है। सही बात है। लेकिन यही आज का हमारा सबसे बड़ा हुक है। हम आज एक्सिकॉम टेलीसिस्टम्स की Q4 और FY26 अर्निंग्स कॉल, उनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट और मैनेजमेंट की जो पूरी कमेंट्री है ना, उसका डीप एनालिसिस कर रहे हैं। और सबसे बड़ी हेडलाइन जो निकल कर आ रही है वो ये है कि अमेरिकी कंपनी ट्रीटियम के एक्विजिशन के बाद, राइट, जो कि एक बहुत बड़ा मूव था, हाँ, उसके बाद पहली बार एक्सिकॉम का कंसोलिडेटेड ईबीटा पॉजिटिव हुआ। और वो पॉजिटिव नंबर है सिर्फ 30 लाख रुपए। अब देखिए, एब्सोल्यूट टर्म्स में ना ये नंबर भले ही बहुत छोटा या मार्जिनल लगे, लेकिन डायरेक्शनल शिफ्ट के लिहाज से, मतलब जिस दिशा में कंपनी जा रही है, ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। ओके। ये बेसिकली इंडिकेट करता है कि एक हैवी लॉस मेकिंग सब्सिडियरी को, जो कि ट्रीटियम थी, एग्जैक्टली, उसको फाइनेंशियली सस्टेनेबल बनाने का प्रोसेस शुरू हो चुका है और उसका असर अब बॉटम लाइन पर दिखने लगा है। ओके, तो लेट्स अनपैक दिस। आज का हमारा जो मिशन है ना, वो ये समझना है कि कैसे एक इंडियन कंपनी जिसका कोर बिजनेस पहले टेलीकॉम पावर इंफ्रास्ट्रक्चर था, हाँ, वो टेलीकॉम के लिए पावर सिस्टम्स बनाते थे, राइट, वो आज इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग और क्रिटिकल पावर के स्पेस में इतनी तेजी से एक ग्लोबल प्लेयर बन रही है। और जो भी लोग इंडिया की इस एनर्जी ट्रांजिशन स्टोरी को करीब से ट्रैक करते हैं ना जी, उनके लिए ये केस स्टडी बहुत काम की होने वाली है। बिल्कुल। तो सबसे पहले उस जमीनी हकीकत से शुरू करते हैं जो इस पूरी ग्रोथ को ड्राइव कर रही है, मतलब इंडिया का ईवी मार्केट। यार, सोर्स मटेरियल में ईवी अडॉप्शन को लेकर जो डेटा सामने आया है ना, वो पुराने सारे नैरेटिव्स को पूरी तरह से बदल रहा है। कैसे? मतलब अभी तक माना जाता था कि ईवी जो है वो सिर्फ टॉप 10 मेट्रो शहरों का एक अर्बन ट्रेंड है, सिर्फ दिल्ली मुंबई में गाड़ियां बिक रही हैं। हाँ, बड़े शहरों के चोंचले हैं, ऐसा बोलते थे लोग। एग्जैक्टली। लेकिन अब टियर 2 और टियर 3 शहरों में जो ईवी पेनिट्रेशन है, जिसमें 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर सभी शामिल हैं, वो अब लगभग 10% के करीब पहुंच गया है। वाओ, 10% छोटा नंबर नहीं है। बिल्कुल नहीं। और अगर हम सिर्फ पैसेंजर कारों के स्पेसिफिक डेटा को देखें तो इन छोटे शहरों में 5% पेनिट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है। मतलब ये ट्रेंड बिल्कुल हमारे देश की स्मार्टफोन क्रांति की तरह लग रहा है मुझे। हाँ, वो कैसे? जब तक स्मार्टफोन सिर्फ दिल्ली, मुंबई या बेंगलोर तक सीमित थे, तब तक वो एक प्रीमियम प्रोडक्ट थे, सबके पास नहीं होते थे। राइट। असली धमाका या कह लो असली वॉल्यूम एक्सप्लोजन तब हुआ जब वो टियर 2 और टियर 3 मार्केट्स में पहुंचे। बिल्कुल सही एनालॉजी है। और सोर्स में एक बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट दिया हुआ है। क्या? गुजरात का जो सूरत शहर है ना, वो अब ईवी अडॉप्शन के मामले में अहमदाबाद से भी बड़ा मार्केट बन गया है। वेट, सच में? सूरत अहमदाबाद से आगे निकल गया? हाँ, और सूरत का ये डेटा एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि कंज्यूमर बिहेवियर कैसे जमीनी स्तर पर शिफ्ट हो रहा है। और ऑब्वियसली इस शिफ्ट का सीधा असर एक्सिकॉम के ऑर्डर बुक्स पर तो दिख ही रहा होगा। बिल्कुल। Q4 में एक्सिकॉम ने अब तक के अपने सबसे ज्यादा डीसी फास्ट चार्जर्स बेचे हैं। ओके। उनका जो ईवी चार्जिंग रेवेन्यू है वो Q4 में 88 करोड़ रुपए के ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया। क्रेजी। और सिर्फ रिटेल या पैसेंजर कार सेगमेंट ही नहीं है, कमर्शियल स्पेस में भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रांजिशन हो रहा है। कमर्शियल स्पेस में हाईवे ट्रकिंग की बात हो रही है क्या यहाँ? नहीं, क्योंकि वहां तो मुझे लगता है बैटरी वेट और जो पेलोड कैपेसिटी होती है उसका एक बहुत बड़ा बॉटलनेक है अभी भी। हाँ, आप सही कह रहे हो। लॉन्ग हॉल या हाईवे ट्रकिंग में तो अभी समय है। यहाँ बात हो रही है क्लोज्ड लूप या कह लो फिक्स्ड रूट ऑपरेशंस की। मतलब मैनेजमेंट ने बताया है कि जो बड़े पोर्ट्स होते हैं ना, बंदरगाह, हाँ, जहाँ सैकड़ों ट्रक्स सिर्फ पोर्ट के अंदर ही एक फिक्स्ड एरिया में कंटेनर्स यहाँ से वहां मूव करते हैं। अच्छा, वो बाहर नहीं जाते हैं। राइट। या फिर सीमेंट फैक्ट्रियां देख लो, जहाँ ट्रक्स खदान से प्लांट तक बस एक ही फिक्स्ड रूट पर दिन भर चलते हैं। मेक सेंस। वहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत तेजी से हो रहा है। इन फिक्स्ड रूट्स के लिए कैप्टिव चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय किया जा रहा है। यार, यहाँ ना मुझे एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नजर आती है। क्या? मतलब हम पूरे देश में हाईवेज पर, पोर्ट्स में और अब इन टियर 2 शहरों में भी ये फास्ट चार्जर्स तो लगा रहे हैं, लेकिन इन मशीनों के मेंटेनेंस का मैकेनिज्म क्या है? राइट।
मतलब ये कोई पेट्रोल पंप तो है नहीं जहां हमेशा वही स्टाफ मौजूद है जो प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। बिल्कुल नहीं, ये अनमैन्ड मशीनें होती हैं। तो वही, बिना इंसानों के ये मशीनें पूरे देश में 99% अपटाइम कैसे मेंटेन करेंगी? क्योंकि अगर कोई डीसी फास्ट चार्जर कहीं हाईवे पर खराब पड़ा है तो एक ईवी ओनर तो लिटरली बीच सड़क पर स्ट्रैंडेड हो जाएगा ना। ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है और एक्सिकॉम ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर लेयर का इंटीग्रेशन किया है। अच्छा, सॉफ्टवेयर कैसे हेल्प करेगा इसमें? उन्होंने एक AI बेस्ड रिमोट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म डेवलप किया है। ओके। देखो, इन फास्ट चार्जर्स के अंदर ना मल्टीपल सेंसर्स होते हैं जो लगातार वोल्टेज, टेम्परेचर और करंट फ्लो का डेटा कलेक्ट करते रहते हैं। AI प्लेटफॉर्म इस डेटा को रियल टाइम में एनालाइज करता है। अगर मान लो किसी केबल में रेजिस्टेंस बढ़ रहा है या कोई पर्टिकुलर मॉड्यूल ओवरहीट हो रहा है तो वो पहले ही पता कर लेगा। एग्जैक्टली सिस्टम फेलियर होने से पहले ही एक अलर्ट जनरेट कर देता है। इसे कहते हैं प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। ओह नाइस। जहां कंपनी दूर बैठकर बस सॉफ्टवेयर के जरिए प्रॉब्लम डायग्नोज कर सकती है और उसे फिक्स भी कर सकती है, बिना किसी टेक्नीशियन को साइट पे भेजे। बिल्कुल, ज्यादातर केसेस में उन्हें किसी को भेजना नहीं पड़ता। मतलब मशीन के बीमार पड़ने से पहले ही सॉफ्टवेयर उसे डायग्नोज कर लेता है। दैट मेक्स सेंस। लेकिन हार्डवेयर साइड पर भी कुछ इनोवेशन की बात हुई है सोर्स में। मैंने ना रिंग टोपोलॉजी का जिक्र पढ़ा था कहीं। हाँ, रिंग टोपोलॉजी। ये एग्जैक्टली काम कैसे करता है और इससे जो चार्ज पॉइंट ऑपरेटर्स होते हैं यानी सीपीओज, उनका शुरुआती खर्च या कह लो कैपेक्स कैसे बचता है? मैं समझाती हूँ। रिंग टोपोलॉजी को ना ऐसे समझो जैसे एक बड़ा सेंट्रलाइज्ड पावर बैंक है जो मल्टीपल आउटलेट्स को पावर दे रहा है। ओके। ट्रेडिशनल सेटअप में क्या होता है, मान लो एक पार्किंग लॉट में 450 किलोवाट के चार्जर्स लगे हैं। तो हर चार्जर के अंदर अपना एक डेडिकेटेड 50 किलोवाट का पावर मॉड्यूल होता है। राइट। अब अगर एक गाड़ी वहां खड़ी है जो अपनी बैटरी लिमिट की वजह से सिर्फ 20 किलोवाट ही एक्सेप्ट कर सकती है, तो बाकी 30 किलोवाट वेस्ट हो रहा है। बिल्कुल, वो कैपेसिटी वहां आइडल पड़ी है, वेस्ट हो रही है। लेकिन रिंग टोपोलॉजी में ऐसा नहीं होता। उसमें एक सेंट्रल पावर कैबिनेट होता है जो सभी डिस्पेंसर्स से एक रिंग के फॉर्म में जुड़ा होता है। अच्छा, तो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। हाँ, ये कैबिनेट डायनामिकली पावर को राउट करता है। जिस गाड़ी को जितनी पावर चाहिए उसे उतनी ही सप्लाई मिलती है। वाओ, ये तो बहुत एफिशिएंट है ना? इससे ऑपरेटर्स को कम पावर मॉड्यूल्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं शुरुआत में, जिससे उनका इनिशियल कैपेक्स काफी कम हो जाता होगा। एग्जैक्टली। और एक और बड़ा माइलस्टोन जो सोर्स में हाईलाइट किया गया है वो है भारत में पहली बार लिक्विड कूल चार्जर का इंस्टॉलेशन। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग टेक है। ये तकनीक असल में ट्रिटिम की है ना? हाँ, जिसे अब एक प्रमुख इंडियन सीपीओ के साथ डिप्लॉय किया गया है। हाँ बिल्कुल। लेकिन यार, एक आम सवाल दिमाग में आता है। क्या? मतलब हमें चार्जर्स के लिए लिक्विड कूलिंग की जरूरत ही क्यों है? क्या नॉर्मल पंखे या एयर कूलिंग काफी नहीं होती इसके लिए? और की अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग की बात करते हैं ना, तो केबल के अंदर से इतना ज्यादा करंट फ्लो होता है कि वो भयंकर हीट जनरेट करता है। ओके। इसे आप सिर्फ हवा या पंखे से ठंडा नहीं कर सकते। अगर हम बिना लिक्विड कूलिंग के इसे मैनेज करना चाहें ना, तो हमें कॉपर केबल्स को इतना मोटा बनाना पड़ेगा कि वो बहुत भारी हो जाएंगे। इतनी भारी कि कोई भी नॉर्मल इंसान उसे उठाकर गाड़ी में प्लग इन ही नहीं कर पाएगा। ओ अच्छा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ, तो लिक्विड कूलिंग के अंदर एक सिंथेटिक कूलेंट केबल के थ्रू सर्कुलेट होता रहता है जो इस हीट को एब्जॉर्ब करता है। नाइस। इससे केबल पतली, हल्की और यूजर फ्रेंडली बनी रहती है और साथ ही जो एक्सट्रीम टेम्परेचर है वो भी कंट्रोल में रहता है। As where it gets really interesting. मतलब ईवी चार्जर्स का हार्डवेयर तो एडवांस हो रहा है, टोपोलॉजी स्मार्ट हो रही है, लिक्विड कूलिंग आ रही है। राइट। लेकिन इन चार्जर्स को अल्टीमेटली बिजली कहाँ से मिलेगी? ग्रिड से। बिल्कुल, ग्रिड से। और अगर ग्रिड स्टेबल नहीं है तो ये सारे स्मार्ट चार्जर्स किसी काम के नहीं है। सही बात है। और यहीं से कहानी एक्सिकॉम के ट्रेडिशनल और सबसे सॉलिड बिजनेस यानी क्रिटिकल पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ शिफ्ट होती है। यार, क्रिटिकल पावर ही वो हिडन बैकबोन है जो इस पूरे डिजिटल और ईवी इकोसिस्टम को सस्टेन कर रहा है आज के टाइम पे। Q4 में इस क्रिटिकल पावर बिजनेस का स्टैंडअलोन रेवेन्यू 194 करोड़ रुपए रहा। ओके। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा इंडिकेटर है ना, वो उनकी ऑर्डर बुक है। वो कितनी है? वो 1000 करोड़ रुपए के पार जा चुकी है। 1000 करोड़। ये ऑर्डर बुक तो फ्यूचर रेवेन्यू की एक बहुत स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी देती है। बिल्कुल। मैंने पढ़ा कि इसमें एक मेजर ऑर्डर किसी इंडियन टेलीकॉम कंपनी से भी मिला है इनको। हाँ, जो 100 करोड़ रुपए का सिंगल डीसी पावर सिस्टम डिप्लॉयमेंट है। राइट। और ऐसे लार्ज स्केल ऑर्डर्स ना
कंपनी के लिए दो तरह से फायदेमंद होते हैं। कैसे? पहला, ये रेवेन्यू प्रेडिक्टेबिलिटी देता है, आपको पता है कि पैसा आने वाला है। और दूसरा, जब आप इतने बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो कमोडिटी प्राइसेस और फॉरेन एक्सचेंज में जो फ्लक्चुएशंस होते हैं उसका इम्पैक्ट कम हो जाता है। एग्जैक्टली, मार्जिन्स प्रोटेक्ट हो जाते हैं। मेक सेंस। इसके अलावा गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है ना, वहां से भी बहुत डिमांड आ रही है। जैसे कौन से प्रोजेक्ट्स? जैसे भारत नेट प्रोजेक्ट हो गया और अनकवर्ड विलेज प्रोजेक्ट का फेज 2। अच्छा, वो रूरल कनेक्टिविटी वाले। हाँ, जब टेलीकॉम नेटवर्क देश के एकदम रिमोट इलाकों में पहुंचता है जहां ग्रिड की पावर रिलायबल नहीं है, वहां सेल टावर्स को चलाने के लिए ऑफ ग्रिड पावर या हाइब्रिड पावर सिस्टम्स की बहुत जरूरत होती है। और एक्सिकॉम इस स्पेस में एक डोमिनेंट प्लेयर है। बिल्कुल। और शायद यही डोमिनेंस उन्हें ग्लोबल मार्केट्स में भी एक्सपैंड करने का कॉन्फिडेंस दे रहा है। क्योंकि सोर्स मटेरियल एक्सपोर्ट्स में भी एक सडन स्पाइक दिखाता है। अगर आप हिस्ट्री देखें तो एक्सिकॉम का जो क्रिटिकल पावर एक्सपोर्ट था वो उनके टोटल रेवेन्यू का लगभग 10% हुआ करता था। ओके। लेकिन Q4 में ये फिगर जंप करके 15% हो गया। वाओ, सीधा 15? हाँ, उन्होंने सिर्फ एक क्वार्टर में 30 करोड़ रुपए का हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट रेवेन्यू और ऑर्डर बुकिंग रजिस्टर की है। मतलब ग्लोबल एक्सेप्टेंस भी बढ़ रही है। बिल्कुल। और मैनेजमेंट का विजन है कि मिड टर्म में इस एक्सपोर्ट शेयर को 20% तक ले जाया जाए। अब जब पावर स्टेबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो ही रही है तो BESS यानी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का डिस्कशन तो अनिवार्य है। हाँ, उसके बिना तो फ्यूचर है ही नहीं। राइट। एनर्जी स्टोरेज के बिना रिन्यूएबल एनर्जी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। बिल्कुल नहीं। लेकिन जब भी लिथियम आयन बैटरीज की बात आती है ना, तो सप्लाई चेन को लेकर हमेशा एक ग्लोबल कंसर्न रहता है। क्या एक्सिकॉम इस नए BESS बिजनेस के लिए पूरी तरह से चाइनीज सप्लाई चेन पर निर्भर है? देखिए, ये एक बहुत वैलिड रिस्क फैक्टर है। हाँ। और अर्निंग्स कॉल में मैनेजमेंट ने इसे बहुत ट्रांसपेरेंटली एड्रेस भी किया है। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने माना कि अभी के लिए सेल मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी है। मतलब चाइना से ही आ रहा है। हाँ, और ऑब्वियसली इससे डॉलर आउटफ्लो होता है और जियोपॉलिटिकल या एक्सचेंज रेट का रिस्क हमेशा बना रहता है। राइट। लेकिन उन्होंने ये भी क्लियर किया कि ये सिचुएशन परमानेंट नहीं है। तो इसका लॉन्ग टर्म मिटिगेशन प्लान क्या है फिर? इंडस्ट्री को पूरी उम्मीद है कि अगले 1-2 साल में इंडिया में जो लोकल सेल मैन्युफैक्चरिंग है ना, वो स्केल अप हो जाएगी। जो PLI स्कीम्स वगैरह चल रही हैं। एग्जैक्टली। तब तक एक्सकॉम अर्ली मूवर एडवांटेज लेने के लिए कमर्शियल और इंडस्ट्रियल, जिसे C&I स्पेस कहते हैं, उसको टारगेट कर रहा है। ओके। मतलब वो यूटिलिटी स्केल यानी बड़े पावर प्लांट्स के बजाय प्राइवेट कंपनियों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं अभी। बट प्राइवेट बिजनेस को BESS की जरूरत क्यों है इतनी? इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला है पीक शेविंग। पीक शेविंग, ये क्या होता है? देखिए, इंडस्ट्रियल टैरिफ दिन के समय बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ, कमर्शियल बिजली महंगी होती है। राइट। तो कंपनियां क्या करती हैं, रात में जब बिजली सस्ती होती है ना, तब इन बैटरीज को ग्रिड से चार्ज कर लेती हैं। अच्छा। और दिन के पीक आवर्स में जब रेट हाई होते हैं, तब उसी स्टोर्ड एनर्जी का इस्तेमाल करती हैं। अरे वाह, इससे तो उनका भारी बिजली बिल बचता होगा। बिल्कुल। और दूसरा कारण ये है कि जो कंपनियां अपने यहाँ सोलर पैनल्स लगा रही हैं ग्रीन होने के लिए, उन्हें दिन की सोलर एनर्जी को रात के लिए स्टोर करने के लिए BESS चाहिए ही चाहिए। मेक सेंस। एक्सिकॉम ने Q4 में ऐसे 10 से 20 छोटे पायलट प्रोजेक्ट्स किए हैं ताकि वो प्रोडक्ट मार्केट फिट को इवैल्यूएट कर सकें। पायलट प्रोजेक्ट से लर्निंग तो मिलेगी। लेकिन इसका रेवेन्यू पोटेंशियल कितना है एक्चुअल में? इस साल मतलब FY25 के लिए उन्होंने BESS सेगमेंट से 50 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का टारगेट रखा है। ओके, डिसेंट स्टार्ट है। हाँ, ये अभी सिर्फ फाउंडेशन बिल्डिंग है। मैनेजमेंट का असेसमेंट है कि जब लोकल सेल सप्लाई चेन बन जाएगी और प्राइसेस थोड़े नीचे आएंगे, राइट, तो अगले 2-3 सालों में ये BESS सेगमेंट एक्सिकॉम के टोटल क्रिटिकल पावर बिजनेस का 30% हिस्सा कैप्चर कर सकता है। वाह, 30%! मतलब इंडिया का बेस तो एकदम रॉक सॉलिड दिखाई दे रहा है कंपनी का। बिल्कुल। EV चार्जिंग का वॉल्यूम बढ़ रहा है, क्रिटिकल पावर में हजारों करोड़ की ऑर्डर बुक है और BESS के लिए ग्राउंड वर्क तैयार है। तो अब उस टॉपिक पे आते हैं जिसने सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी जनरेट की है इन्वेस्टर्स में। ट्रिटियम। हाँ, ट्रिटियम, एक घाटे में चल रही विदेशी कंपनी का एक्विजिशन। राइट। यार, अगर कोई एक पुरानी क्लासिक स्पोर्ट्स कार खरीदता है ना, तो वो दिखने में बहुत शानदार होती है, उसका एक ग्लोबल ब्रांड नेम होता है। बिल्कुल। लेकिन अगर उसका इंजन खराब है तो उसे रीस्टोर करने में बहुत कैश बर्न होता है, बहुत पैसा लगता है। यार, ये क्लासिक कार वाला पर्सपेक्टिव ना यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है, ऑनेस्टली, है ना? ट्रिटियम के पास दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट लिक्विड कूलिंग चार्जिंग टेक्नोलॉजी है। राइट। यूरोप और अमेरिका में उनका बहुत बड़ा डिप्लॉयमेंट बेस है, बहुत नाम है।
लेकिन फाइनेंशियली वो एक डिस्ट्रेस्ड एसेट बन गए थे। बैंकरप्ट हो गए थे शायद। हाँ, पिछले कुछ क्वार्टर्स में उनका लॉस बहुत ज्यादा था, लेकिन अब वो जो रिस्टोरेशन प्रोसेस एक्सिकॉम ने शुरू किया है ना, वो रिजल्ट्स दे रहा है। अच्छा, Q4 में ट्रिटियम का रेवेन्यू $10 मिलियन रिपोर्ट हुआ है। रेवेन्यू तो ठीक है, लेकिन जो वर्किंग कैपिटल ब्लीड हो रहा था उनका, जो भयंकर लॉसेस थे, उनका क्या? उसी फ्रंट पर सबसे बड़ा प्रोग्रेस देखने को मिला है। क्या प्रोग्रेस है? पिछले क्वार्टर के मुकाबले उनकी ईबिटा लॉसेस में 30% का रिडक्शन हुआ है। 30%? एक क्वार्टर में। हाँ। और मैनेजमेंट का जो रोड मैप है ना, वो ये है कि वो रेवेन्यू को 3x ग्रो करेंगे, मतलब 3 गुना। ओके। और FY27 के चौथे क्वार्टर तक ईबिटा ब्रेक इवन अचीव कर लेंगे। यार थोड़ा डीप डाइव करते हैं यहाँ पे, क्योंकि पेपर पर ना टर्न अराउंड प्लान्स बहुत प्रॉमिसिंग लगते हैं हमेशा। वो तो है, लेकिन इतनी जल्दी, मतलब एक ही क्वार्टर में लॉसेस को 30% कैसे कट डाउन कर लिया गया? इसका एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है? इसके पीछे ना 3 स्पेसिफिक ऑपरेशनल डिसीजंस हैं। ओके, बताइए। पहला, कस्टमर कॉन्फिडेंस रिस्टोर करना। देखो, जब कंपनी डिस्ट्रेस्ड होती है ना, तो कस्टमर्स को सर्विस और स्पेयर पार्ट्स को लेके बहुत डर रहता है। हाँ। कि कल को कंपनी बंद हो गई तो हमारा क्या होगा। बिल्कुल, कोई माल क्यों खरीदेगा उनसे, राइट। तो एक्साइकॉम ने जाते ही सबसे पहले नेट प्रमोटर स्कोर यानी NPS को इम्प्रूव किया है। ओके। जिससे Q4 में ही उन्हें $10 मिलियन की नई ऑर्डर बुकिंग मिल गई, कस्टमर वापस आ गए। नाइस। और दूसरा, कंपनी के पास जो पुरानी लो कॉस्ट इन्वेंट्री पड़ी थी गोडाउन्स में, उसे अग्रेसिवली क्लियर किया जा रहा है। अच्छा। जब आप बहुत कम कॉस्ट पर बनी पुरानी इन्वेंट्री को आज के प्राइस पे बेचते हैं, तो मार्जिन अचानक से बहुत अच्छा दिखने लगता है बुक्स में। यार लेकिन लो कॉस्ट इन्वेंट्री तो एक बैंडेड की तरह है ना? मतलब जब वो स्टॉक खत्म हो जाएगा तो मार्जिन्स वापस गिरेंगे। वो तो है। कोई भी कंपनी सिर्फ पुरानी इन्वेंट्री बेचकर लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर सकती। व्हाट अबाउट द फ्यूचर पाइपलाइन? और फ्यूचर पाइपलाइन ही इस पूरे टर्न अराउंड का तीसरा और सबसे क्रिटिकल पिलर है। अच्छा, तो क्या नया ला रहे हैं वो? मई, जून और जुलाई में 3 नए ग्लोबल प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं उनके। इनमें से एक प्रोडक्ट पूरे गेम को बदल सकता है। ऐसा क्या है उसमें? उसका नाम है ट्राइफ्लेक्स इन्वर्टर। ट्राइफ्लेक्स इन्वर्टर, ये नाम तो ईवी चार्जर जैसा नहीं लग रहा कुछ। क्योंकि ये डायरेक्टली ईवी से जुड़ा हुआ नहीं है। वेट, क्या? हाँ, और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। तो ये ट्राइफ्लेक्स इन्वर्टर एग्जैक्टली करता क्या है? ये इन्वर्टर पावर ग्रिड से आने वाली AC पावर को मैसिव हाई वोल्टेज DC पावर में कन्वर्ट करता है। ओके। और आप गेस कर सकते हो कि इस मैसिव DC पावर की सबसे ज्यादा जरूरत आज कहाँ है? कहाँ? डेटा सेंटर्स में। एग्जैक्टली। डेटा सेंटर्स में। AI वाले डेटा सेंटर्स। बिल्कुल। हम सब जानते हैं कि AI मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए जो हाई परफॉर्मेंस चिप्स या GPUs इस्तेमाल होते हैं आजकल, लाइक NVIDIA वाले। हाँ, वो भयंकर पावर कंज्यूम करते हैं। वो तो है। और उन्हें बहुत स्टेबल हाई वोल्टेज लगभग 800 वोल्ट तक की DC पावर की जरूरत होती है। बाप रे, 800 वोल्ट? और ट्रेडिशनल ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर सीधे ये पावर नहीं दे सकता। ओके, तो ये इन्वर्टर बीच में आता है। राइट। ट्राइफ्लेक्स इन्वर्टर इसी गैप को भरता है। और आपको पता है, अभी एक ग्लोबल हाइपरस्केलर के साथ इसकी टेस्टिंग चल रही है। हाइपरस्केलर मतलब जो बड़े क्लाउड प्रोवाइडर्स होते हैं जैसे AWS, गूगल या माइक्रोसॉफ्ट। हाँ, जिनके पास दुनिया भर में डेटा सेंटर्स का बड़ा जाल है। ओके। अभी इस ट्राइफ्लेक्स इन्वर्टर का फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट यानी FAT चल रहा है। अगर ये टेस्ट सक्सेसफुल रहता है और प्रोडक्ट अप्रूव हो जाता है, तो क्या इम्पैक्ट होगा? तो सिर्फ इस एक प्रोडक्ट से FY28 में 30 से 35 मिलियन डॉलर की नई रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी अनलॉक हो सकती है। वाह, सिर्फ एक प्रोडक्ट से? हाँ, और बाकी 2 प्रोडक्ट्स की जो पाइपलाइन है वो मिलाकर इसमें $30 मिलियन और जोड़ देती है। मतलब ये टर्न अराउंड सिर्फ पुरानी इन्वेंट्री पर बेस नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये तो सीधे AI और डेटा सेंटर बूम के साथ अलाइन हो रहा है। एग्जैक्टली। तो अब कहानी के सारे डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं यार। इंडिया में EV और टेलीकॉम से सॉलिड रेवेन्यू आ रहा है। राइट। ट्रिटियम के लॉसेस कम हो रहे हैं और वो AI डेटा सेंटर वाले स्पेस में एंट्री ले रहे हैं। बिल्कुल। तो चलिए अब फाइनेंशियल्स को डिकोड करते हैं थोड़ा। हाँ, इन सबका अल्टीमेट इम्पैक्ट बैलेंस शीट पर क्या दिख रहा है? अगर हम स्टैंड अलोन लेवल पर देखें तो नंबर्स बहुत हेल्दी है। ओके। FY26 के लिए स्टैंड अलोन रेवेन्यू 895 करोड़ रुपए रहा, जो कि 19% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। 19%, नॉट बैड। लेकिन जो मार्जिन एक्सपेंशन है ना, वो देखने लायक है। अच्छा, मार्जिन्स बढ़े हैं। हाँ। Q4 में स्टैंड अलोन EBITDA 29.9 करोड़ रुपए रहा, यानी लगभग 10.6% मार्जिन।
ये पिछले साल के मुकाबले 148% का जंप है। 148% जंप, दैट्स ह्यूज। बिल्कुल। और यहीं पर वो बात आती है जिससे हमने आज की चर्चा शुरू की थी। कौन सी? कंसोलिडेटेड ईबिटडा का 30 लाख रुपए पॉजिटिव होना। राइट, वो मैजिक नंबर। मेरा सवाल ये है कि एक कंपनी जो हजारों करोड़ के ऑर्डर्स हैंडल कर रही है, उसके लिए सिर्फ 30 लाख रुपए के कंसोलिडेटेड प्रॉफिट को मैनेजमेंट इतना बड़ा इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्यों मान रहा है? इस 30 लाख रुपए की अहमियत को समझने के लिए ना हमें कॉर्पोरेट फाइनेंस के एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना होगा। कौन सा कॉन्सेप्ट? ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज। इसे अगर सिंपल टर्म्स में डिकोड करें तो? इसे ना एक कमर्शियल फ्लाइट के एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, बताइए। मान लो एक फ्लाइट को दिल्ली से मुंबई जाना है। अब उसका जो फिक्स्ड कॉस्ट है, जैसे प्लेन की लीज, फ्यूल का खर्चा, क्रू की सैलरी। हाँ, वो तो लगेगा ही। बिल्कुल, वो लगभग फिक्स रहता है, चाहे प्लेन में 10 पैसेंजर बैठे हों या 150। राइट। तो जब तक फ्लाइट का फिक्स्ड कॉस्ट कवर नहीं होता ना टिकट से, एयरलाइन घाटे में रहती है। मेक सेंस। लेकिन एक बार जब मान लो 100 पैसेंजर्स के टिकट से वो ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है, जहां कॉस्ट कवर हो गई। एग्जैक्टली, उसके बाद 101वें पैसेंजर के टिकट का जो पूरा पैसा है वो सीधे एयरलाइन के प्रॉफिट में जुड़ता है। ओह, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो ऑलरेडी निकल चुकी है। बिल्कुल, इसे हाई ऑपरेटिंग लेवरेज कहते हैं। मतलब कंपनी ने अपना जो फिक्स्ड कॉस्ट का पहाड़ था उसे फाइनली क्रॉस कर लिया है। एग्जैक्टली। अब जो भी एक्स्ट्रा रेवेन्यू आएगा वो सीधा बॉटम लाइन यानी उनके मुनाफे में दिखेगा। एकदम सही समझे आप। ट्रिटियम के एक्विजिशन के बाद जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट लाल रंग में थी, मतलब घाटे में थी, वो अब हरे रंग में आ गई है। राइट। ये 30 लाख रुपए यही साबित करते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट क्रॉस हो चुका है। और ये हुआ है बेहतर प्रोडक्ट मिक्स की वजह से। प्रोडक्ट मिक्स मतलब? स्टैंड अलोन लेवल पर जो उनका EVSE बिजनेस है, यानी EV चार्जिंग इक्विपमेंट, उसने 60% की ग्रोथ दिखाई है। जब इस तरह के हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स ज्यादा बिकते हैं ना, तो फिक्स्ड कॉस्ट बहुत जल्दी कवर हो जाती है। बहुत खूब। लेकिन यार, इस बढ़ती हुई ग्लोबल और डोमेस्टिक डिमांड को सर्व करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी तो बढ़ानी पड़ेगी ना कंपनी को। बिल्कुल। हैदराबाद में जो इनकी नई फैसिलिटी शुरू हुई थी, उसका क्या स्टेटस है अभी? हैदराबाद का जो नया स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो Q4 में पूरी तरह से ऑपरेशनल हो चुका है। ओके, चालू हो गया। हाँ, और ये प्लांट ना एकदम इंडस्ट्री 4.0 के स्टैंडर्ड्स पर बना है। फुल्ली एडवांस्ड। अब मैनेजमेंट का जो फोकस है वो कंसोलिडेशन पे है। मतलब अगले 2-3 महीनों में उनका जो पुराना गुड़गांव प्लांट है, उसका ज्यादातर प्रोडक्शन इसी नए हैदराबाद प्लांट में शिफ्ट कर दिया जाएगा, ताकि सारे ऑपरेशंस एक जगह से स्ट्रीमलाइन हो सके। लेकिन यार, मैन्युफैक्चरिंग को एक शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट करना ये कोई आसान काम तो है नहीं। बिल्कुल नहीं, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। मतलब जब 2 प्लांट्स एक साथ चलते होंगे और इधर से उधर इन्वेंट्री मूव होती है, तो वर्किंग कैपिटल पर तो बहुत स्ट्रेस आता होगा कंपनी के। ये ऑब्जर्वेशन आपका बिल्कुल सही है। और अर्निंग्स कॉल में जो कंपनी के CFO हैं, उन्होंने इसे बिना किसी हिचकिचाहट के ओपनली एड्रेस किया है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने समझाया कि जब आप प्रोडक्शन शिफ्ट करते हैं तो आप अपने कस्टमर्स को ये तो नहीं कह सकते ना कि भैया हम फैक्ट्री शिफ्ट कर रहे हैं इसलिए आपको 1 महीने तक माल नहीं मिलेगा। हाँ, कस्टमर तो भाग जाएगा। एग्जैक्टली। तो सप्लाई चेन में कोई डिसरप्शन ना हो, इसके लिए कंपनी को हेवी बफर स्टॉक या कह लो एक्स्ट्रा इन्वेंट्री बिल्ड करनी पड़ती है। और इन्वेंट्री बिल्ड करने का सीधा सा मतलब है कि आपका कैश ब्लॉक हो गया। करेक्ट। इसी इन्वेंट्री बिल्डअप की वजह से अभी उनके वर्किंग कैपिटल पर थोड़ा प्रेशर है। ओके। इसके साथ ही Q4 के आखिरी हफ्तों में बिक्री बहुत अग्रेसिवली हुई थी, जिसका पैसा आना भी बाकी है, इसलिए बैलेंस शीट में उनके रिसीवेबल्स भी बढ़ गए हैं। मतलब मार्केट से पैसा लेना है अभी। हाँ, लेकिन मैनेजमेंट ने डेटा के साथ ये अश्योर किया है कि उनकी लिक्विडिटी यानी जो कैश फ्लो है वो बहुत मजबूत है। ओके, तो कोई रिस्क नहीं है? नहीं, डेट कवरेज रेशियो पर भी कोई दबाव नहीं है अभी। जैसे ही ये हैदराबाद वाला ट्रांजिशन अगले कुछ महीनों में पूरा होगा, इन्वेंट्री लेवल्स वापस गिरेंगे और वर्किंग कैपिटल साइकिल नॉर्मल हो जाएगी। तो अगर हम इस पूरे सोर्स मटेरियल को जो आज हमने डिस्कस किया एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में रखकर देखें, सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इसका ओवरऑल कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि एक्सिकॉम का ट्रांसफॉर्मेशन ना बहुत तेजी से हो रहा है। राइट। वो अब सिर्फ एक टेलीकॉम कंपोनेंट सप्लायर बनकर नहीं रह गए हैं। इंडिया में उनका जो स्टैंडअलोन बिजनेस है वो हाई ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर है। बिल्कुल। ट्रिटियम के एक्विजिशन से जो स्टार्टिंग में एक ग्लोबल शॉक लगा था बैलेंस शीट को, उसे ऑपरेटिंग लेवरेज के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया गया है। हमने वो 30 लाख रुपए वाली बात की। एग्जैक्टली।
और नई हैदराबाद कैपेसिटी, फ्यूचर की जो मैसिव ईवी और बेस की डिमांड आने वाली है, उसे स्केल करने के लिए एकदम रेडी है। यार, सुनने वालों के लिए ये एनालिसिस इसलिए अहम है क्योंकि ये सिर्फ एक कंपनी के बैलेंस शीट की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये तो एक बहुत बड़ी पिक्चर है। हाँ, इंडिया और पूरी दुनिया जिस एनर्जी ट्रांजिशन से अभी गुजर रही है, ये उसकी ग्राउंड रियलिटी है। सही बात है। मतलब बिना स्मार्ट हार्डवेयर और ग्रिड स्टेबिलिटी के कोई भी ईवी रेवोल्यूशन सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। वो पॉसिबल ही नहीं है। चार्जर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एनालिटिक्स और पावर स्टोरेज, ये तीनों जब सिंक में काम करेंगे तभी एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम बनेगा। और एक्सिकॉम की स्ट्रैटेजी भी यही है कि वो इन तीनों वर्टिकल्स में क्रिटिकल पावर, ईवी चार्जिंग और BESS अपनी प्रेजेंस मजबूत कर रहे हैं, जिससे ऑब्वियसली उन्हें एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिल रहा है। बिल्कुल। तो इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले ना, मैं चाहता हूं कि हम सब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी के बारे में सोचें। बताइए। अभी हमने डिस्कस किया कि कैसे एक्सिकॉम एक तरफ अपने ट्राइफ्लेक्स इन्वर्टर से दुनिया के सबसे बड़े AI डेटा सेंटर्स को 800 वोल्ट की पावर देने की तैयारी कर रहा है। राइट। और दूसरी तरफ वही कंपनी देश भर में लाखों इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार कर रही है। दोनों बहुत अलग फील्ड्स लगते हैं देखने में। हाँ, तो क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य में हमारा डेटा जो AI को चलाता है और हमारा ट्रांसपोर्टेशन जो हमें चलाता है, ये दोनों पूरी तरह से एक ही सेंट्रलाइज्ड इंटेलिजेंट एनर्जी ग्रिड पर निर्भर हो जाएं? वाओ, दैट्स अ डीप थॉट। और अगर ऐसा होता है तो जो कंपनियां इस पावर लेयर को कंट्रोल करेंगी, क्या वही अल्टीमेटली हमारे फ्यूचर के ऑपरेशंस को डिसाइड करेंगी? बहुत मुमकिन है। इस थॉट पर जरूर विचार कीजिएगा। इस एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।